एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जो लोग बेशर्म होकर अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ देख लेते हैं वो कभी भी गरीब नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा 3 ऐसा चीज़ है जो कि हर पति को अपनी पत्नी की देखना चाहिए। अगर दोस्तों आप देख लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। तो इस कहानी को हो सके तो आप लोग पूरा सुनिएगा, और जो भी साथी एवं भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान अपने पत्नी से काफ़ी परेशान था। कहे तो दोस्तों उसके घर काफ़ी यानी रोज़ डेली लड़ाई हुआ करती थी। किसान अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता पर वो नहीं समझती, यानी कहे तो उसके घर में डेली कलह हुआ रहा करता था। डेली कलह होने के कारण माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आप जैसे जानते हैं कि जिस घर में यानी सुबह शाम या कहे तो डेली लड़ाई होता है उस घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। किसान परेशान हो गया। उसके पास घर में इतना दरिद्रता आ गया कि अब उसके पास खाने के लिए नहीं था। किसान उदास होकर एक दिन जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में जाते जाते उसे एक बरगद का पेड़ मिलता है। वहीं पर बैठकर उदास मन से कुछ सोच रहा था। उसी पेड़ पर एक गिद्ध बैठा हुआ था जो कि देख रहा है कि ये मनुष्य काफ़ी यानी उदास है और कुछ इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, जिस कारण से यहाँ जंगल में आकर अकेले बैठा हुआ है। तभी गिद्ध बोलता है कि हे किसान भाई, आप इतना उदास क्यों बैठे हो। इतने में किसान कहने लगता है कि मेरी बीवी मुझसे डेली लड़ती रहती है और हमारे घर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम लोग इतना गरीब हो गए हैं कि दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। तभी गिद्ध कहता है कि तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो। तुम्हारे घर का हालात देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और तुम मेहनती भी लग रहे हो। किसान कहता है कि मैं डेली मेहनत करता हूँ पर हमारे घर इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि हमारे घर माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है और हमारे घर दरिद्रता का वास हो चुका है। दोस्तों यह सब बात सुनकर गिद्ध कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुमको एक उपाय बताऊंगा। अगर तुम उस उपाय को करते हो तो तुम्हारे घर भी माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा और धन दौलत संपत्ति तुम्हारे पास बहुत जल्द चल आएगा। यह सब बात सुनकर वो किसान कहने लगा कि हे गिद्ध महाराज, हो सके तो वो उपाय आप जल्दी से ही मुझे बता दीजिए। गिद्ध कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि वो स्त्री का कौन सा 3 ऐसा चीज़ है जिसे देख लेने, छू लेने और दबा देने से आपके पास धन की यानी प्राप्ति हो जाएगी। यह बात सुनते ही किसान कहता है कि आप जितना शीघ्र हो सके ये बात मुझे बता दीजिए। गिद्ध बोलता है कि मैं इस बात को तो बताऊंगा पर एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तुम मुझसे पहले वादा करो कि इस कहानी को पूरा सुनोगे, तभी तुम्हें इस बात समझ आएगी। दोस्तों वो किसान बोलता है ठीक है, हे गिद्ध महाराज आप कहिए, मैं कहानी को पूरा सुनूंगा। आप लोग से भी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग भी कहानी को पूरा सुनना। गिद्ध कहने लगता है कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और एक सेठानी करती थी। सेठ और सेठानी के बीच काफ़ी अच्छा प्रेम था, यानी दोनों के बीच इतना प्रेम था दोस्तों, और दोनों एक दूसरे से कभी भी लड़ाई नहीं करते, जिसके कारण उनके घर माँ लक्ष्मी का वास होता। सेठ अपने बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि किए जा रहा था। गांव के सभी लोग चौकन्ने थे, यहाँ तक कि राजा भी सेठ की बिजनेस देखकर चौकन्ने था। वो सेठ राजा से अब आगे निकलने लगा। कहे तो वो पहले यानी अपने देश में भी व्यापार करता था, अब दूसरे देश का व्यापार वो करने लगा, जिससे क्या हुआ कि राजा देखकर चौंक गए कि ये सेठ हम लोगों से आगे कैसे निकल जाता है। सेठ के घर एक दिन राजा एक मंत्री को भेजते हैं। देखते हैं कि सेठ के घर इतना प्रेम भाव और स्नेह है जिसका जिक्र करना अपने शब्दों की बात नहीं है। राजा एक दिन खुद सेठ के घर जाते हैं और प्रेम स्नेह देखकर वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि लाइफ में आज तक मैंने ऐसा 2 व्यक्तियों के बीच प्यार नहीं देखा। सेठ
इसलिए अपने पत्नी से नहीं लड़ता कि अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा और कलह होता है तो माँ लक्ष्मी चली जाएगी और हम लोग गरीब हो जाएंगे। सेठानी कुछ उल्टा सीधा बोल भी देती तो सेठ उस बात को समझकर नहीं लड़ाई करता, पर सेठानी अपनी मनमौजी काम करती और सेठ उसे नहीं बोलता, तभी लड़ाई उन दोनों के बीच नहीं होता। सेठानी को जो भी मन जहाँ आना जाना वो किया करती थी, फिर भी सेठ नहीं बोलता। सेठ इसी बात को लेकर चुप रहता कि अगर हम लोगों के बीच लड़ाई होगा तो हमारे घर से धन संपत्ति दौलत समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे नज़ारा चलता रहा और राजा यह सब बात सुनकर अपने घर आते हैं और रानी को यह बात बताने लगते हैं। रानी को बात बताने के बाद रानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। रानी बोल रही थी कि सेठ के घर माता लक्ष्मी का वास इसलिए है क्योंकि उसकी सेठानी बहुत अच्छी है और व्यवहार के भी सही है। राजा कहते हैं नहीं, सेठ अच्छा है और सेठ मेहनती है, इसीलिए उसके घर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तब दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं, यानी राजा रानी में लड़ाई हो गया। यानी रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ लेती है और राजा रानी की झोंटा उखाड़ लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही लड़ाई कर लेते हैं। फिर राजा कहते हैं कि हम लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं, इस लड़ाई से हमें इस समस्या का कोई हल नहीं मिलेगा। राजा कहते हैं कि हम लोग सेठ और सेठानी का क्यों ना परीक्षा ले ले। रानी कहती है कि आप ठीक कर रहे हैं, हम लोग गलत ही झगड़ा कर लिए। राजा कहते हैं कि ठीक है, सबसे पहले मैं सेठ की परीक्षा लेता हूँ। वो अपने मंत्री को एक बात सिखाकर उस सेठ के पास भेजते हैं। मंत्री सेठ के पास जाता है और बोलता है कि मैं राज दरबार से आया हूँ और मैं राजा का आदमी हूँ। सेठ बोलता है कि क्या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इतने में मंत्री कहता है कि राजा ने मुझे भेजे हैं और बोले हैं कि आप अगर अपनी पत्नी को मार देते हैं तो आपको बहुत सारा धन दौलत सोना संपत्ति दिया जाएगा, आपका जितना ज़मीन है उससे आपको डबल ज़मीन दिया जाएगा। यह सब बात सुनकर सेठ कहने लगता है कि आप मुझे पूरा राजपाट भी दे देंगे तो मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा। वहाँ से मंत्री चला आता है राज दरबार में और आकर राजा से कह देता है कि आपने जो बात कहा था मैं सेठ को जाकर बोल दिया। और सेठ बोलता है कि मैं अपने पत्नी को पूरा राज दरबार मिलने के बाद भी नहीं मारूंगा। यह बात रानी भी सुन रही थी। रानी चौंक गई कि सेठ इतना ईमानदार है। उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम अब अपनी यानी सेठानी की परीक्षा ले लो। रानी बोलती है ठीक है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लूँगी ज़रूर। दोस्तों सेठानी मंत्री को बुलाती है और बोलती है कि तुम यह बात जाकर सेठानी से बोलना। मंत्री चल देते हैं। मंत्री जाकर यानी उस सेठ के घर देखते हैं तब वहीं पर यानी सेठानी बैठी हुई थी। सेठानी से बोलते हैं मंत्री कि मैं राजा का आदमी हूं और मुझे राजा ने भेजा। सेठानी बोलती है कि मैं आपका क्या सेवा कर सकती हूं। उतने में मंत्री बोलता है कि आप मेरी कुछ भी सेवा मत कीजिए क्योंकि मैं एक काम से आया हूँ। वो काम इस तरह का है कि अगर आप अपने पति को मार देते हैं तो आपको बहुत सारा धन दौलत और संपत्ति दी जाएगी। उसके बदले आपको इतना खेत दिया जाएगा जितना आपका है उससे डबल दिया जाएगा। यह बात सुनकर सेठानी कहती है ठीक है, मैं मार दूंगी। उसके बाद फिर मंत्री बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तो फिर सेठानी कहती है तुम्हें इस तरह से पता चलेगा कि मैंने सेठ को मार दिया है, जब रात के दिया बुझ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। दोस्तों वो मंत्री इस बात को सुनकर सीधे रानी के पास आता है और रानी और राजा एक ही जगह बैठे हुए थे। यह बात आकर रानी और राजा को बता देता है। मंत्री बोलता है कि मैंने सेठानी से जाकर आपने जो बात कही थी वो कह डाली और वो सेठानी तैयार हो गई अपने पति सेठ को मारने के लिए। दोस्तों राजा सोचने लगते हैं और रानी कि ये कितना गिरी हुई औरत है और दोनों उस औरत से नफरत करने लगते हैं। और राजा फिर कहते हैं कि हम लोग के हाथ यानी हम लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है उसमें किसी निर्दोष सेठ का मृत्यु हो जाएगा, वो पाप हम लोगों को लगेगा। राजा कहते हैं कि फौरन इसी वक्त सभी मंत्री को भेजकर यानी तुम उस सेठानी को पकड़कर मेरे राज दरबार में लेकर आओ, कहीं ये ना हो सके कि वो अपने पति को मार दे। दोस्तों सभी मंत्री को बुला राजा वहाँ से सभी मंत्री को सेठानी के घर भेज देते हैं। सभी मंत्री सेठानी के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अभी
दीपक जल रहा था। तो सभी मंत्री सोचते हैं कि अभी सेठानी अपने पति को नहीं मारी होगी क्योंकि दीपक जल रहा है। इतने में सेठानी कहती है कि मैंने अपने पति को मार दिया है। यह सब बात सुनकर सभी मंत्री चौंक जाते हैं और जो मंत्री उससे पहले यानी सेठानी की परीक्षा लेने के लिए आया था वो बोलता है कि तुमने तो कहा था कि मैं रात में मारूंगी, तूने दिन में ही क्यों मार दिया। इतने में सेठानी कहती है कि मैं इस सेठ को तो पहले से ही मारना चाहती थी पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था और तुम लोगों ने मुझे एक मौका दे दिया, इसीलिए मैं इस सेठ को मार दी। दोस्तों वो मंत्री उस सेठानी को पकड़कर राजा के दरबार में लेकर चले आते हैं। राजा के दरबार में जब सेठानी को उपस्थित किया जाता है तो राजा पूछते हैं कि आपने सेठ को क्यों मारा। तो सेठानी कहती है कि मैंने सेठ को इसलिए मारा क्योंकि मैं उसे मारने के लिए मौका खोज रही थी और आपने मुझे एक मौका दे दिया। और मारने का मेरा दूसरा रीज़न ये है कि सेठ मुझे रोज़ रात में नाक के ऊपर दबाया करता था और दूसरा वो मेरे कान के पीछे यानी कहे तो चाटा करता था। तो दोस्तों नाक के ऊपर दबाने से यानी शुभ माना जाता है और कान के पीछे माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए वो सेठ कान के पीछे चाटता था जिससे उसके घर माँ लक्ष्मी वास करती थी। दोस्तों यह बात जैसे ही सेठानी ने राजा को बताई तो राजा पूछने लगे क्या जब तुम लोग गरीब थे तब वो सेठ तुम्हारे साथ ऐसा किया करता था। वो सेठानी कहती है कि नहीं, हम लोग जब से सेठ हमारे साथ ऐसे करने लगे तब से हम लोग बहुत अमीर हो गए हैं। यह बात सुनकर यानी राजा चौंक गए। उसके बाद गिद्ध कहता है कि हे किसान, तुमने कुछ समझा। किसान बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया इस कहानी के माध्यम से। तब गिद्ध समझाता है कि जो यानी सेठानी बोली कि यानी उसके नाक के ऊपर रोज सेठ रात को दबाया करता था वो शुभ जगह माना जाता है। अगर आप भी अपनी पत्नी को नाक के ऊपर दबाते हैं तो आपके घर भी माँ लक्ष्मी का वास होगा और कान के पीछे यानी चाटते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर धन दौलत संपत्ति की कमी नहीं होगी। यह बात यानी वो गिद्ध किसान को बताता है और किसान खुशी खुशी होकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। दोस्तों इधर यानी राजा उस सेठानी को दंड देते हैं और कहते हैं कि इसे जेल में डाल दिया जाए क्योंकि इसने अपने पति को हत्या कर दिया है। दोस्तों उसके बाद सेठानी को जेल में डाल दिया जाता है और किसान इधर अपने घर चला जाता है और धीरे धीरे किसान के घर माता लक्ष्मी का वास हो जाता है और किसान भी धीरे धीरे अमीर बन जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।